Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss the vector-borne diseases, then arboviral and viral infection and the surface infection. Okay, तो डेंगू डिजीज डिस्कस करने से पहले सी द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्बोवायरसेस. तो आर्बोवायरसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ग्रुप ए में 2 स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, या फिर आप बोलो तो दो ग्रुप ए में 2 स्पेसिफिक डिजीजेज आते हैं. ओके, तो ये है आपको चिकनगुनिया फीवर और सिंधविस. तो बाकी के जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्बोवायरसेस हैं ना, या फिर आर्बोवायरल डिजीजेज हैं, वो ग्रुप बी में आते हैं. तो इसमें इंक्लूड होंगे डेंगू, जापानीज इनकेफ्लाइटिस, कैनासुर फॉरेस्ट डिजीज KFD जिसको बोलते हैं, वेस्ट नाइल फीवर. ओके, तो कुछ और जो लोकल नेम वाले आर्बोवायरसेस हैं जैसे कि सैंड फ्लाई फीवर, चांदीपुरा वायरसेस एंड गंजम दोहरी, और फिर मीनल वायरस. तो ये आते हैं आपको ग्रुप सी में. नाउ सी द डेंगू डिजीज. तो ये ग्रुप बी आर्बोवायरस है एंड इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है डेंगू वायरस. एंड ये डेंगू वायरस जो होता है ना, ये 4 टाइप्स का होता है, D1, D2, D3 एंड D4. इसमें से D1 इट इज़ द मोस्ट कॉमन सब टाइप कॉजिंग डेंगू. तो D1 की वजह से एपिडेमिक्स भी होता है. जो D1 है, डेंगू का जो सब टाइप है D1, उसकी वजह से ये एपिडेमिक करता है. ओके, डेंगू का वेक्टर है आपको एडिस एजिप्टी, एंड इस मॉस्किटो को हम कॉमन लैंग्वेज में टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि इसके बॉडी एंड लेग्स पर वाइट स्ट्रैप्स होते हैं. एंड इसका जो रिजर्वायर होता है वो होता है मैन एंड एडीज बोथ. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू इज 3 to 10 days. इफ़ हम डेंगू का डायग्नोसिस देखें तो क्लिनिकल बेडसाइड टेस्ट होता है टोर्निकेट टेस्ट, जिसमें हम कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है ना, उस ये भी कहते हैं इसको. एंड पैथोलॉजी में एंड मेडिसिन में इसे हेस टेस्ट के नाम से जानते हैं. तो इस टेस्ट में क्या करते हैं ना कि आर्म के अराउंड BP एपरेटस का कफ टाई करते हैं. आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस फिगर में, आर्म के अराउंड BP एपरेटस का कफ टाई करते हैं. उसके बाद BP को सिस्टोलिक के ऊपर राइज करते हैं. मीन्स जो सिस्टोलिक होता है ना 120 mm of Hg, तो उससे थोड़ा सा ऊपर राइज करते हैं और 45 सेकेंड टू 1 मिनट तक वेट करते हैं. इफ क्लाइंट या पेशेंट को डेंगू है देन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से क्यूबाइटल फोसा में उसको पेटिकी स्पॉट्स दिखेंगे. आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो उसको पेटिकी स्पॉट्स अपीयर होंगे. एंड उन पेटिकी जो पेटिकल्स जो होते स्पॉट होते हैं ना, उनको काउंट करना होता है 1 स्क्वायर ऑफ इंच स्किन में. एंड इफ़ ये पेटिकल स्पॉट जो है ये मोर देन और इक्वल टू 10 है पर स्क्वायर इंच ऑफ स्किन ऑफ क्यूबाइटल फोसा में, तो ये डायग्नोसिस होता है डेंगू फीवर का. बट इफ़ यही नंबर ऑफ स्पॉट इक्वल टू और मोर देन 20 हो जाए तो आप डायरेक्ट डेंगू हेमोरेजिक फीवर का भी डायग्नोसिस बना सकते हैं. ओके, सो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डेंगू के डायग्नोसिस के लिए एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसको हम कहते हैं NS1 एंटीजन टेस्ट. इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस है कि ये फर्स्ट 7 days ऑफ इलनेस में भी पॉजिटिव आ सकता है, कम्स पॉजिटिव इवन इन द फर्स्ट वीक. नाउ सी द ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर द डेंगू प्रोग्राम एंड कंट्रोल ऑफ द डेंगू 2021 to 2030. तो इसमें जो 3 टारगेट्स हैं उसको देखते हैं. तो फर्स्ट टारगेट इज टू बिल्ड कैपेसिटी इन कंट्रीज टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड डेंगू आउटब्रेक. ओके, सेकेंड इसका स्ट्रेटजी है, सेकेंड गोल है टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल डेंगू डिजीज टू 0. Third goal is to reduce the burden of disease in countries and reduce incidence by 25%. ओके, तो ये है आपका गोल. सी, डेंगू के लिए एक वैक्सीन भी डेवलप की गई है जो कि है डेंग वैक्सिया, एंड ये लाइव रिकम्बिनेंट टेट्रावेलेंट वैक्सीन है. ओके, टेट्रावेलेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 4 टाइप्स के वायरस हैं, D1, D2, D3 एंड D4. ओके, और इसकी स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन है आपको CYD-TDV. ये वैक्सीन 9 से 45 ईयर ऑफ एज ग्रुप में दी जाती है. इस वैक्सीन को का जो डोज होता है ना वो हम 3 डोजेज देते हैं, एक 0 month पे, फिर 6 month एंड 12 month पे. मीन्स अगर आज किसी को फर्स्ट डोज दे रहे हैं किसी पेशेंट को, देन उसको नेक्स्ट
6 मंथ के इंटरवल पे 2 बार उसको और इसकी ये वैक्सीन, डेंगू वैक्सीन आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो इस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए वी रिप्लेस प्री मेम्ब्रेन एंड इन्वेलप स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ येलो फीवर 17D। तो येलो फीवर 17D का जो प्री मेम्ब्रेन एंड इन्वेलप स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चरल जीन होता है ना, उसको हम रिप्लेस करते हैं विद द 4 डेंगू सीरोटाइप। डेंगू के जो 4 सीरोटाइप हैं उनसे रिप्लेस करते हैं। ओके, तो येलो फीवर के जो 17D का स्ट्रेन है उसके जीन्स को हम डेंगू के 4 सीरोटाइप से रिप्लेस करके इस वैक्सीन को बनाते हैं। नाउ सी, इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज दैट इज मलेरिया। तो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम होता है। आपको पता है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीड होता है, मॉस्किटो ब्रीडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मलेरिया यहाँ पे एंडेमिक होता है। नाउ सी, तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज प्लाज्मोडियम एंड इसकी 4 स्पीसीज इंडिया में है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम ओवेली। ओके, इसमें से मोस्ट कॉमन वन इज प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम इज द ओनली कॉज ऑफ डेथ एंड कॉम्प्लिकेशन इन मलेरिया। ओके, बिकॉज ये मोस्ट कॉमन है। नो रिलैप्स इन फाल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई बट रिक्रूडिसेंस मे बी प्रेजेंट। ओके, रिलैप्स नहीं होता है बट रिक्रूडिसेंस प्रेजेंट होता है। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड, अब अगर आप देखें इन चारों की, तो वाइवेक्स का मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 डेज का, फाल्सीफेरम का 12 डेज, मलेरियाई का 28 डेज एंड प्लाज्मोडियम ओवेली का 17 डेज होता है। ओके, तो शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड भी, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन हैविंग द शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, इसका सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सी, मलेरिया का वेक्टर जो होता है वो होता है फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो। तो इसके इंडिया में मोर देन 55 स्पीसीज है, जिसमें रूरल एरिया में एनाफिलीज क्यूलिसिफेसिस है सबसे कॉमन, एंड जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में एनाफिलीज स्टेफेंसाई मोस्ट कॉमन है। ओके, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया में कौन से जो स्पीसीज है वो मोस्ट कॉमन है। सो मलेरिया की इन्फेक्टिव फॉर्म स्पोरोजोइट्स होती है। सी, पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को समझने की नीड है। इसके 2 फेजेस होते हैं। ओके, तो जो फेज होता है उसमें होता है आपको स्पोरोगोनी एंड साइजोगोनी। ओके, तो स्पोरोगोनी इज अ सेक्सुअल साइकिल मीन सेक्सुअल फेज एंड साइजोगोनी इज ए सेक्सुअल साइकिल और ए सेक्सुअल फेज। तो साइजोगोनी जो होता है वो ए सेक्सुअल फेज होता है इसका। स्पोरोगोनी को एक्सोजीनस फेज भी कहते हैं एंड सीजोगोनी को एंडोजीनस फेज कहते हैं। और एपिडेमियोलॉजिकली हमें पता होना चाहिए कि स्पोरोगोनी सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो में होती है, वेयर एज साइजोगोनी जो ए सेक्सुअल फेज है ये मैन में होती है। ओके, तो अब दोनों साइकिल फेजेस को आप समझो। तो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी में फीमेल एनाफिलीज बाइट करने से पहुंचती है और उसके सलाइवा में जो ये स्पोरोजोइट जो होता है ना ये बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और ये फॉर्म करता है मेरोजोइट्स। ओके, और ये मेरोजोइट्स इट फॉर्म्स ट्रोफोजोइट। तो ये जो मेरोजोइट है ना ये ट्रोफोजोइट बनाता है आरबीसी के अंदर पहुंचकर। ओके, अगेन ये ट्रोफोजोइट जो साइजोंट बनकर इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं और इसी बीच में ट्रोफोजोइट क्या करता है कि माइक्रो मैक्रो गैमेटोसाइट बनाता है और एक मॉस्किटो बाइट की वजह से ये बॉडी में जाकर माइक्रोगैमिट और मैक्रोगैमिट बनाते हैं। ओके, तो ये माइक्रो या माइक्रोगैमिट बनाने लगते हैं बॉडी में जाके। अगेन ये माइक्रो और मैक्रोगैमिट सक्सेसिवली जाइगोट, ऊकाइनाइट, ऊसाइट बनाते हैं। ओके, जो दोबारा इन्फेक्टिव फॉर्म को राइज देते हैं और इसी तरह से ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नाउ सी, मलेरिया को मेज़र करने के लिए कौन सी मलेरियोमेट्रिक मेजर्स हम इंडिया में यूज़ करते हैं। सो इसमें 2 ग्रुप में इसको हम डिवाइड करते हैं, ओल्ड एंड न्यू। तो ओल्ड मलेरियोमेट्रिक मेजर 2 टाइप के होते थे, स्प्लीन रेट एंड
IPR। तो स्प्लीन रेट में जिसमें हमें एंडेमिसिटी का पता चलता था, एंड IPR जो है इससे रिसेंट ट्रांसमिशन का पता चलता था। IPR मीन्स इन्फेंट पैरासाइट रेट। इफ इन्फेंट की बॉडी में मिल रहा है मीन्स इसका मतलब है कि पिछले 12 मंथ में इन्फेक्शन हो रहा था। ओके, तो ये होता है इंडिकेटर ऑफ द रिसेंट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। ओके, सो न्यू प्रोग्राम में कुछ न्यू इंडिकेटर्स अडॉप्ट किया गया है, वो है आपको API मीन्स एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस, तो एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट ABER, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट SPR एंड स्लाइड फॉल्सिफेरम रेट SFR। ओके, तो ये चारों इंडिकेटर न्यू वाले में जो न्यू मलेरियोमेट्रिक मेजर है उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो मलेरियोमेट्रिक मेजर में 5 इंपॉर्टेंट वेक्टर इंडिसेस भी होते हैं, एंड वो है आपको ह्यूमन ब्लड इंडेक्स मीन्स जो फ्रेशली फेड एनोफिलीज मॉस्किटो में से कितने में एक्चुअली ह्यूमन ब्लड मिलता है ये देखते हैं हम इसमें, एंड ये एंथ्रोफिलिज्म का इंडेक्स है। सेकेंड इंडेक्स है स्पोरोजॉइट रेट, इसमें भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को ही देखते हैं, उनके सलाइवरी ग्लैंड में कितने स्पोरोजॉइट मिलते हैं ये देखा जाता है। थर्ड इंडेक्स इज मॉस्किटो डेंसिटी, तो इस डेंसिटी को मॉस्किटो पर मैन पर आवर कैच के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। फोर्थ इंडेक्स इज मैन बाइटिंग रेट पर बाइटिंग डेंसिटी, तो मैन बाइटिंग रेट देखते हैं बाइटिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट की एवरेज इंसिडेंस निकालते हैं। ओके, बाइट्स पर डे पर पर्सन के अकॉर्डिंग। फिफ्थ एंड लास्ट इंडेक्स इज इनोकुलेशन रेट। ओके, सॉरी यहाँ पे इंक्यूबेशन लिखा गया है, यहाँ पे होगा इनोकुलेशन रेट। इसमें मैन बाइटिंग रेट को इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो वनली लाइसेंस्ड मलेरिया वैक्सीन, अगर हम मलेरिया की वैक्सीन देखें तो वनली वन लाइसेंस्ड मलेरिया वैक्सीन दैट इज मॉस्क्यूरिस्क है। ओके, तो WHO ने इसको मॉस्क्यूरिस्क को जो भी मंजूरी दे दी है मॉस्क्यूरिस्क को। इस वैक्सीन को सर्कमस्पोरोजॉइट प्रोटीन ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से डेवलप किया जाता है, एंड एक दूसरे ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है ना इसके इन्वेलप प्रोटीन को भी इसमें यूज करते हैं। इस वैक्सीन का जो एडजुवेंट है वो है आपको AS01, एंड इस वैक्सीन का स्ट्रेन है RTS,S। नाउ सी द डिजीज फाइलेरियसिस, तो इसके 2 सब टाइप होते हैं इंडिया में, एक लिम्फेटिक टाइप होता है एंड ब्रूगियन टाइप फाइलेरियसिस। ओके, तो 2 टाइप हो गए आपको, लिम्फेटिक फॉर्म एंड ब्रूगियन फॉर्म। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है आपको वुजेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसलिए इसे बैंक्रॉफ्टन फाइलेरियसिस भी कहते हैं। ब्रूगियन फाइलेरियसिस का पॉजिटिव एजेंट है ब्रूगिया मलाई। लिम्फेटिक फाइलेरियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स वेक्टर मॉस्किटो, जिसका स्पीसीज है आपको क्यूलेक्स क्विंक्यू फैसिएटस, इसे कॉमन लैंग्वेज में क्यूलेक्स फैटिगेंस भी कहते हैं। ब्रूगियन फाइलेरियसिस का वेक्टर जो है ना ये है आपको मैंसोनिया मॉस्किटो। इन दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस सेम है, DEC डाई इथाइल कार्बामेजीन, तो दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस सेम है, जो हेट्राजन नाम से प्रोग्राम में आपको अवेलेबल भी है, जिसकी डोज आप देते हैं 6 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अप टू 12 डेज। तो ये लिम्फेटिक फाइलेरियसिस में इसकी डोज होती है। ब्रूगियन फाइलेरियसिस में जो डाइथाइल कार्बामेजीन है, तो ब्रूगियन फाइलेरियसिस में इसमें इसकी डोज होती है 3 to 6 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फॉर 6 to 12 डेज। ओके, इस फाइलेरियसिस के डायग्नोसिस के लिए आइडियल टाइम फॉर ब्लड कलेक्शन क्या होता है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर द ब्लड कलेक्शन ऑफ द डायग्नोसिस ऑफ फाइलेरियसिस। तो इसका जो आइडियल टाइम है ब्लड कलेक्शन का वो है 8:30 PM to 12 AM मिडनाइट। तो मिडनाइट में 12 AM तक ये ब्लड कलेक्ट करते हैं, इवनिंग 8:30 PM से लेकर। नाउ सी गपेल्फ क्या है, तो गपेल्फ इज द ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, जो WHO के द्वारा दिया गया है। तो इसमें 2 स्ट्रेटजी हैं। फर्स्ट स्ट्रेटजी है
मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू कंट्रोल द इन्फेक्शन और टू कंट्रोल द स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शन, इसमें या तो डाइथाइल कार्बामेजिन यूज करते हैं या फिर अल्बेंडाजोल का कॉम्बिनेशन या फिर आइवरमेक्टिन प्लस अल्बेंडाजोल ये यूज करते हैं। ओके, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ गपेल्फ इज एलिविएट सफरिंग। ये एमएमडीपी मीन्स मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के तहत की जाती है। तो इस गपेल्फ के बेस पर ही इंडियन कंपोनेंट एक बना है एंड वो है अपेल्फ मीन्स एक्सेलरेटेड प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलिएसिस। तो ये इंडिया में 2018 में डेवलप किया गया एंड इसमें भी 4 कंपोनेंट है। इसमें आपको 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट इज ट्रिपल ड्रग थेरेपी, इसमें जो 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जो यूज होता है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना है IDA, और IDA में I स्टैंड्स फॉर आइवरमेक्टिन, D स्टैंड्स फॉर DEC डाइथाइल कार्बामेजिन एंड A स्टैंड्स फॉर अल्बेंडाजोल। ओके, तो ये 3 ड्रग की कॉम्बिनेशन दी जाती है। सेकेंड कंपोनेंट इज कम्युनिटी इंगेजमेंट फॉर सक्सेसफुल MDA इम्प्लीमेंटेशन एंड जो थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट इज DEC मेडिकेटेड साल्ट एंड फोर्थ कंपोनेंट इज हाउस टू हाउस विजिट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट डिजीज दैट इज रेबीज। इट्स अ मोस्ट फेटल डिजीज। तो इट्स कॉजेटिव एजेंट इज रेबीज वायरस। रेबीज का कॉजेटिव एजेंट रेबीज वायरस है विच बिलोंग्स टू रैप्डो वायरस फैमिली, जो रैप्डो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। लैसा वायरस भी बोलते हैं। ये बुलेट शेप्ड होता है। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बट इसका एक्चुअल नेम लिसा वायरस है, लिसा वायरस 1 है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर आप देखो तो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज इज 20 to 60 डेज। जैसे मिजल्स में पैथोग्नोमिक फीचर कॉप्लिक स्पॉट होता है ना, वैसे ही रेबीज का भी जो पैथोग्नोमिक क्लिनिकल फीचर होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया। इससे पैथोग्नोमिक माइक्रोस्कोपिक फीचर से कंफ्यूज नहीं करना है, जो कि होती है नेग्री बॉडीज में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू ऑल एनिमल बाइट। किसी भी एनिमल के बाइट की वजह से हो सकता है रेबीज एक्सेप्ट 2 एनिमल। सभी एनिमल के बाइट से रेबीज हो सकता है एक्सेप्ट 2 एनिमल, दैट इज रैट बाइट एंड मॉस। एक तो रैट बाइट है और डोमेस्टिक रोडेंट बाइट से भी ये नहीं होता है एक्सेप्ट रैट बाइट एंड डोमेस्टिक ह्यूमन, जो आपको ह्यूमन बाइट से भी ये ट्रांसमिट नहीं होता है। तो वाटर इज एन इफेक्टिव बैरियर फॉर रेबीज डिजीज। रेबीज डिजीज के लिए इफेक्टिव बैरियर है दैट इज वाटर। तो जो भी आइलैंड स्टेट या सिटीज कंट्रीज हैं वहाँ पर रेबीज आपको नहीं मिलता है। तो इंडिया में कौन कौन से आइलैंड स्टेट है? तो इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब जो है यहाँ पे रेबीज डिजीज नहीं होता है, क्योंकि ये मैंने कहा कि वाटर एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर द रेबीज। इसी तरह से ग्लोबली अगर आप देखो तो ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, ताइवान में, साइप्रस, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड में भी ये नहीं मिलता है। डॉग बाइट के बाद सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लोकल वुंड ट्रीटमेंट, एंड ये हम करते हैं प्लेंटी ऑफ द शॉप एंड रनिंग वाटर से फॉर 5 to 10 मिनट। रनिंग वाटर से प्लेंटी ऑफ सॉप के साथ में 5 to 10 मिनट हम इसको वॉश करते हैं। एंड नो सूजरिंग शुड बी डन। जनरली सूजरिंग इसमें नहीं की जाती है डॉग बाइट में। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है, जब भी आप सूजरिंग करते हो ना तो क्या होता है, नीडल पेनिट्रेट होता है, और नीडल पेनिट्रेशन की वजह से वायरस और डीप जा सकता है, इसलिए हम इसमें सूजरिंग नहीं करते हैं। अगर क्योंकि वायरस और डीप चला जाएगा तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कम हो जाएगा और डिजीज और भी ज़्यादा फेटल हो जाएगी, सो इसमें सूचरिंग नहीं करते हैं। बट इफ़ बहुत बड़े लेसरेटेड वुंड है तो शायद आपको सूचर लगाना पड़े, तब आपको इसे लोकल एंटी सीरम के कवर के अंदर 1 या 2 लूज सूचर लगाने होते हैं। 1 या 2 ही लूज सूचर लगाने होते हैं अगर लेसरेटेड वुंड है तो। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड ऑब्जर्व द एनिमल फॉर 10 डेज। आपको अप्रॉक्स 10 डेज के लिए उस एनिमल को एब्जॉर्व करना होता है। रेबीज वैक्सीन इज डेवलप्ड फ्रॉम द फिक्स वायरस। अब रेबीज वैक्सीन को देखते हैं तो इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द फिक्स्ड वायरस टाइप। सो इसमें 2 वैक्सीन अभी तक अप्रूव्ड हैं, दैट इज PCECV
and PVRV. तो PCECV is purified chick embryo cell vaccine and PVRV is purified varicella vaccine. सी चिक एम्ब्रायो वैक्सीन जो है, ये चिक एम्ब्रायो वैक्सीन ये इंडिया में 2 ब्रांड नेम से आती है, दैट इज रेविपुर एंड वैक्सीरैव। एंड PVRV वैक्सीन इंडिया में ये जो ब्रांड नेम से आती है उसमें है आपको वेरोसेल, अभयरैव और इंदिरा वैक्सीन। ओके, तो एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या सीरम 2 टाइप का होता है, दैट इज HRIG एंड ERIG। तो HRIG इज ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जिसकी डोज हम देते हैं 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, एंड ERIG इज इक्वीन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जिसकी डोज देते हैं 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स डिस्कस येलो फीवर डिजीज। ये भी एक अर्वो वायरल डिजीज है एंड इसका कॉजेटिव एजेंट होता है आपको फ्लेवीवायरस, जिसकी फैब्रिकस स्पीसीज की वजह से होता है। फ्लेवीवायरस के फैब्रिकस स्पीसीज की वजह से ये आपको येलो फीवर होता है। इसके रिजर्वायर में मैन एंड एडीज एंड मंकीज ये तीनों का रोल होता है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 6 डेज एंड इसमें 6 डेज की एपिडेमियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि येलो फीवर का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है ना, ये भी 6 डेज का ही होता है। ओके, तो 6 डेज का क्वारंटाइन पीरियड होता है। आपको पता है कि कोई भी डिजीज जब तक का उसका लास्ट मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, तब तक वो कम्युनिकेबल होता है, इसलिए उसका क्वारंटाइन पीरियड भी हम इंक्यूबेशन पीरियड के अकॉर्डिंग ही जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है वही रखते हैं, वही डेट रखते हैं, वही डे। सो quarantine period is always applied for the maximum incubation period of a disease. Now understand, तो येलो फीवर का मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड 6 डेज है, सो क्वारंटाइन भी 6 डेज के लिए ही करनी पड़ती है। येलो फीवर इज अ फेटल डिजीज। इट्स केस फैटेलिटी रेट, अगर इसका हम केस फैटेलिटी रेट देखें तो ये है अप्रॉक्स 80% और मोर देन दैट 80% से ज़्यादा भी है। नाउ सी द वैक्सीन ऑफ येलो फीवर, तो ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड लाइव फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। तो सो वी यूज़ कोल्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन एज ए डाइल्यूएंट। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए हम कोल्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन यूज़ करते हैं एंड इस वैक्सीन को -30 डिग्री सेंटीग्रेड से +5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम स्टोर करते हैं। इस वैक्सीन का जो स्ट्रेन है दैट इज 17D स्ट्रेन। इस वैक्सीन को देने के 7 डेज के बाद इम्यूनिटी स्टार्ट होती है और अप्रोक्स 35 ईयर तक रहती है। ऐसे पहले वैलिडिटी ऑफ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इसकी 10 ईयर्स तक के देते थे, 10 ईयर्स की होती थी, बट अब WHO ने इसे इंक्रीज करके लाइफ लॉन्ग कर दी है। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट इसकी लाइफ लॉन्ग कर दिया। नाउ सी द इंडिसेस ऑफ सर्विलेंस ऑफ येलो फीवर, तो इसमें आपको आते हैं कंटेनर इंडेक्स, हाउस इंडेक्स एंड थर्ड वन इज ब्रेटाउ इंडेक्स। ओके, तो कंटेनर इंडेक्स होता है C+ डिवाइडेड बाय C इंटू 100। यहाँ पे C इज द नंबर ऑफ कंटेनर सर्व्ड, ये जो C है ये C इज द नंबर ऑफ कंटेनर सर्व्ड एंड C+ जो है C+ इज द कंटेनर शोइंग ब्रीडिंग, मीन्स वो कंटेनर जो ब्रीडिंग शो कर रहे हैं वो C+ है। ओके, इसी तरह से हाउस इंडेक्स जो होता है वो होता है H+ डिवाइडेड बाई H इंटू 100। हेयर H इज टोटल हाउसेज सर्व्ड एंड H+ इज द टोटल हाउसेज शोइंग ब्रीडिंग। वैसे हाउसेज जो ब्रीडिंग शो कर रहे हैं वो H+ है एंड जिस हाउसेज में सर्व किया गया वो हो गया आपको H। सो दोनों के कम्बिनेशन से अब हम बनाते हैं ब्रेटाउ इंडेक्स एंड this is calculated as C+ divided by H into 100। ओके, सो इन तीनों में से हाउस इंडेक्स को एडीज एजेप्टी इंडेक्स भी कहते हैं। सो इफ अगर आपसे पूछा जाए कि विच इंडिसेस ऑफ सर्विलेंस इज नोन एज एडीज एजेप्टी इंडेक्स, तो दैट इज हाउस इंडेक्स। सी येलो फीवर मेजर्स में 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। First one is area around airport must be kept free of Aedes
मोर देन 400 मीटर, मीन्स जो एयरपोर्ट के अराउंड एरिया है मोर देन 400 मीटर तक एडीज से फ्री रखा जाए उसको। एंड सेकेंड है एडीज एजिप्टी इंडेक्स शुड बी कैप्ट लेस देन 1%, या फिर आप कह सकते हो कि ब्रेटाव इंडेक्स शुड बी कैप्ट लेस देन 5%। ओके, सो नाउ सी आई स्ट्रेटजी इज एलिमिनेशन ऑफ येलो फीवर एपिडेमिक स्ट्रेटजी, जो कि WHO यूनिसेफ ने दिया है। तो इसमें येलो फीवर के एलिमिनेशन की जो स्ट्रेटजी है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। एंड फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ येलो फीवर इन एट रिस्क पॉपुलेशन, तो एट रिस्क पॉपुलेशन जिन पॉपुलेशन में रिस्क है येलो फीवर का उनमें प्रिवेंट करना। एंड सेकेंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल स्प्रीड ऑफ येलो फीवर, इंटरनेशनल जो स्प्रीड हो रहे हैं येलो फीवर के उनको प्रिवेंट करना। एंड थर्ड वन इज रैपिड containment of outbreak of yellow fever disease. Okay, so in the next video we will continue the remaining part of the arboviral diseases. Okay, so that's all. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming video reaches you. Okay, thank you.